नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने ये नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आज के मौसम में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ लीजिए, इस वीडियो में जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा 10 बीमारियां, और मैं इन बीमारियों के बारे में आपसे बात करूंगा। और ये बीमारियां आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं लोगों को, और अगर असावधानी की जाए तो आप इन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और जब आप इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तब आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी बीमारियां जो हैं मोस्टली इस तरह की बीमारियां हैं जो किसी इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर बीमारियां किसी इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाती हैं। और ये इंसेक्ट जो होता है, जिसको आप कहते हैं वेक्टर, यानी वेक्टर कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई दूसरा इंसेक्ट जो कि उस बीमारी को फैलाता है, उसको प्रसारित करता है, तो उसको आप वेक्टर कहते हैं। और ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के अंदर सबसे जो पुरानी बीमारी है वो बीमारी है, आपको पता है कि दैट इज़ मलेरिया। तो मलेरिया जो है, और मलेरिया की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बुखार जो होता है 8 से 12 घंटे तक रहता। नमस्कार। मैं आपके सामने ये जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें मैं 10 बीमारियों का जिक्र करूँगा जिन बीमारियों के होने के आजकल के मौसम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वेक्टर आप जानते हैं कि कोई भी कीट पतंगा, मक्खी, मच्छर जो भी है, जो बीमारी को फैलाता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। अब ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, इनमें सबसे जो पुरानी बीमारी है वो बीमारी है मलेरिया की। और मलेरिया, जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम ये यूनानी लैटिन वर्ड जो था माल एरिया का मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे दलदल होता था, कीचड़ होता था, जहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर उत्पन्न हो जाते थे, तो उस जगह पे लोगों को बुखार आता था। और लोग बाग ये सोचते थे कि शायद यहाँ की ये जो हवा, जिसको माल, गंदी एरिया मतलब हवा, यानी यहाँ की जो गंदी हवा है, उस गंदी हवा की वजह से ये बीमारी हो गई है। लेकिन आपको पता है कि सर रोनाल्ड रॉस जो था, उसने सबसे पहले ये पता लगाया कि मलेरिया जो है एक पैरासाइट के द्वारा फैलता है, और ये पैरासाइट मच्छर के शरीर में होता है। और रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले ये थ्योरी प्रतिपादित की कि किस तरह से मलेरिया मच्छर से आदमी के शरीर में फैलता है। तो मलेरिया एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसमें करोड़ों लोगों को मृत्यु के मतलब द्वार पे पहुंचा दिया, और करोड़ों लोग मर गए मलेरिया से जो थे। और मलेरिया आपको पता है कि मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर जो है, जिसको आप बोलते हैं फीमेल एनाफ्लिस, तो ये मादा एनाफ्लिस मच्छर जो होता है वो ही इस बीमारी को फैलाता है। और ये मादा एनाफ्लिस मॉस्किटो जो होता है, आपको पता है कि ये मच्छर रात को काटते हैं, ये मच्छर दिन में नहीं काटते। अच्छा, दूसरा, ये मच्छर जो होते हैं ये इस बीमारी को फैलाने में अहम रोल रखते हैं। मेल मॉस्किटो जो होता है वो बीमारी नहीं फैलाता, यानी मेल एनाफ्लिस से बीमारी नहीं फैलती। मेल एनाफ्लिस जो होता है वो फलों का जो फूलों का जो नेक्टर होता है, उस नेक्टर को खा पी करके अपना गुजारा करता है। और मेल की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। और फीमेल मॉस्किटो जो होती है एनाफ्लिस, ये अपना पेट जो भरती है वो
ह्यूमन ब्लड चाहिए उसको जो है, और ये ब्लड जो है उसको तभी मिलेगा जब वो किसी आदमी को काटेगी। तो ये मच्छर जब काटते हैं तो उस दौरान जो मलेरिया का पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम जो है उसके सलाइवा के साथ में, उसके थूक के साथ में आदमी के शरीर में उसके दंश करने पे, डंक मारने पे आदमी के शरीर में ये पैरासाइट चला जाता है जिसको स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। और ये जब स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं तो फिर इनकी ये ह्यूमन लीवर में जाकर के आश्रय ले लेते हैं, वहाँ छिप जाते हैं लीवर सेल्स के अंदर, और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। और जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये वापस ब्लड में मतलब आ जाते हैं, खून के अंदर आ जाते हैं। और जब ये रक्त परिभ्रमण में आ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो खून में, आपको पता है कि लाल रक्त कण होते हैं, आरबीसी होती हैं, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। और ये हीमोग्लोबिन जो है, जब ये स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं एक किस्म का पॉइजन बनाते हैं जिसको हीमोजॉइन बोलते हैं, और जब ये हीमोजॉइन लिबरेट होता है उस स्पोरोजॉइट्स के द्वारा, तो उसकी वजह से जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, उसका हीमोग्लोबिन जो होता है वो निकल जाता है। और जितनी बार ये मलेरिया का अटैक होता है उस आदमी को, रिपीट होता है ये फीवर, उतनी बार उसका जो हीमोग्लोबिन का लॉस बढ़ता चल जाता है। और यही वजह है कि बहुत से जो एनीमिक हो जाते हैं मलेरिया के पेशेंट जो होते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है। तो मलेरिया जो है मतलब हर एक समाज के अंदर देखा जाता है। ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन सब में ये बीमारी काफ़ी फैली हुई है। और जब ये मलेरिया किसी भी व्यक्ति को होता है तो इसका कारण वही बाइट बाई फीमेल एनाफ्लीजी होता है। अच्छा, अब ये बीमारी जो है जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये लक्षण जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। और ये लक्षण जो होते हैं, व्यक्ति जो होता है जिसको बुखार आता है, तो ये बुखार अलग अलग तरीके का हो सकता है, क्योंकि कुछ जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम होते हैं जिसको पैरासाइट बोलते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम 4 किस्म के प्लाज्मोडियम हैं जो मलेरिया को फैलाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो ये चारों जो है प्लाज्मोडियम है। और इनमें जिस तरह का प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में होगा उसी तरह से आपका फीवर पैटर्न होगा। और यूजुअली क्योंकि कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा ज़्यादा होता है, इसलिए जो आपका फीवर होता है वो आफ्टर 48 आवर्स यूजुअली रिपीट होता है, यानी 48 घंटे के बाद में ये बुखार दोबारा आता है उस व्यक्ति को जो है। और वो जो व्यक्ति होता है जिसको मलेरिया हो गया होता है मच्छरों के काटने से, तो उसको सर्दी लगती है, और सर्दी लगने के बाद में कंपी लगती है, फिर उसका शरीर जो होता है बहुत टाइट हो जाता है, बदन में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उसको मतली आती है और उसको उल्टी भी आ सकती है, और उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लग जाता है, शरीर सारा टूटने लग जाता है, वो थका हुआ महसूस करता है। और जब ये स्थिति पैदा हो जाती है तो उसका टेम्परेचर बॉडी का 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, यानी 104 डिग्री का फीवर हो सकता है उस व्यक्ति को जो है। और मलेरिया की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बुखार जो होता है 8 से 12 घंटे तक रहता है किसी भी व्यक्ति को एक बार होने के बाद में। 12 घंटे बाद में ये फीवर ऑटोमेटिकली
डाउन होने लग जाता है, और जब बुखार उतरता है तो मलेरिया के रोगी को काफ़ी सारा पसीना आता है, यानी उसकी बॉडी जो होती है वो पसीने से गीली हो जाती है। तो ये एक टिपिकल मलेरिया का मतलब पैटर्न होता है, और इस के द्वारा आप जान सकते हैं कि ये इस व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया को पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है वो आप जानते हैं कि सर्विलेंस की जाती है, और सर्विलेंस करने के लिए आप उस व्यक्ति जिस जो भी बुखार से पीड़ित व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के ब्लड की एक स्लाइड बनाते हैं, और ये स्लाइड जो होती है मलेरिया स्लाइड जिसको बोलते हैं, इस कांच की स्लाइड के ऊपर उसका रक्त लेकर के, और 2 बूंद रक्त जो होता है उसकी 2 बूंदें आप 2 जगह पे लगा देते हैं, और एक थिक स्लाइड होती है, एक थिन स्लाइड होती है। फिर इसको जील नेल्सन जो स्टेन होता है उसके द्वारा आप कलर करते हैं, और फिर उसमें आप प्लाज्मोडियम को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्लाज्मोडियम इस व्यक्ति के ब्लड के अंदर है और जो उसको मलेरिया कर रहा है। तो इस तरह से आप डायग्नोस करते हैं मलेरिया को जो है। अब मलेरिया जो है उससे बचाव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम है मच्छरों से बचना है। अगर आपको मच्छर नहीं काटेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, और मच्छरों से बचने के लिए आपको अपने घर के अंदर मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम है उन क्रीम्स को मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे गुड नाइट या ऑल आउट जैसी कई चीज़ें होती हैं जिनको आप घर में लगा सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो होता है वो आप बॉडी पर और फेस पर लगा सकते हैं जिससे कि मच्छर आपको नहीं काटें। आप अपने घर के जो दरवाजे होते हैं उन पर जाली लगा सकते हैं जिससे कि मच्छर आपके घर के अंदर नहीं आए। और आपके आसपास का जो परिवेश है उस परिवेश को आपको साफ सुथरा रखना है। वहाँ पे कोई पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी के गड्ढे नहीं होने चाहिए, गड्ढों में पानी नहीं होना चाहिए, और अगर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को मिट्टी डाल करके आपको भर देना चाहिए। और ये जो स्थिति है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आसपास में अगर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, झाड़ जंखाड़ हैं तो उनको काट करके हटा देना चाहिए जिससे कि मच्छरों को वहाँ पे प्रश्रय न मिल सके। और ये एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होती है फीमेल, ये अंडे देती है रुके हुए पानी के अंदर। और अगर आपने अपने आसपास में ऐसा पानी नहीं रखा है जो कि सड़ा हुआ पानी है और रुका हुआ पानी है तो मच्छर के अंडे मतलब देने की जगह समाप्त हो जाएगी। और मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं कि बहुत से मेजर्स लिए जाते हैं, और इन मेजर्स के अंदर आप मच्छरों की आबादी कम करने के लिए जो मलेरियल लार्वल ऑयल होता है जिसको एमएलओ बोलते हैं, यानी ये इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवाय आप मच्छरों के जो लार्वा होते हैं, क्योंकि आपको पता है मच्छरों का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें उसकी 4 स्टेज होती हैं, और वो है एडल्ट, फिर एग्स, लार्वा एंड प्यूपा एंड देन अगेन एडल्ट। तो मतलब एडल्ट जो होगा वो अंडा देगा, अंडा देने के बाद में उसमें से जो है वो लार्वा बनेगा, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा जो होगा फिर एडल्ट मॉस्किटो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो लार्वा हैं ये पानी में ही अंडे देने के बाद में उत्पन्न हो जाते हैं, और ये लार्वा जो होते हैं पानी में जो काई होती है उस काई को खाते हैं, एल्गी जो होती हैं उनको खाते हैं, और उसी से अपना पेट भरते हैं, उसी से ये बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप पानी जो है जिसमें आपको लार्वा दिखलाई देते हैं उसके ऊपर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो उस पर एक फिल्म बन जाती है, और ये फिल्म बनने के बाद में ऑक्सीजन जो होती है उस पानी में समाप्त हो जाती है, नहीं कम हो जाती है, जिसकी वजह से लार्वा की डेथ हो जाती है। इसके सिवाय आपको पता है पेरिस ग्रीन नाम का एक केमिकल होता है जिसको कि आप पाउडर होता है उसको पानी में डाल देते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, और इसको
लार्वा खाई समझ करके खा लेते हैं और फिर इससे उसकी डेथ हो जाती है। और इस लार्वा को कंट्रोल करने के लिए पानी के अंदर कुछ ऐसी मछलियां जो होती हैं जिनको छोड़ दिया जाता है जो लार्वा को खाती हैं, जैसे कि दो मछलियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो फिश जो होती है गप्पी फिश कहलाती है, और एक गम्बूजियाई जो फिश होती है। तो ये फिश जो होती है ये मलेरिया के जो आपके मच्छरों के लार्वा होते हैं उन लार्वा को समाप्त कर देती है। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो मलेरिया कंट्रोल करेंगे। अच्छा, जिस ऐसे इलाके में आप जाते हैं जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। आपको पूरी बाहों के कपड़े पहन करके रहना चाहिए। रात को सोते वक्त भी आपके कपड़े जो होते हैं वो पूरी बाहों के होने चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो बाइट आपको नहीं हुए। और मॉस्किटो बाइट नहीं होगा तो फिर आपको मलेरिया होने का खतरा भी नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है मलेरिया की, वो अभी जैसे कि ये बरसात का सीजन शुरू हो गया है, और इस बरसात के सीजन के अंदर आप जानते हैं कि जगह जगह पानी एकत्रित हो जाता है, और इस पानी के अंदर मच्छर जो होते हैं वो ब्रीड करने लग जाते हैं, और फिर उससे मलेरिया फैलने लग जाता है। तो ये पहली बीमारी है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की इस 10 बीमारियों की सीरीज में। अब अगली बीमारी जो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो बीमारी है डेंगू जो है, और डेंगू फीवर जिसको बोलते हैं आप। इसको इंग्लिश के अंदर बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। और डेंगू फीवर या बोन ब्रेक फीवर एक ऐसा बुखार है जो कि एक वायरस के द्वारा फैलता है, और ये वायरस जो होता है ये मच्छर के अंदर होता है। और डेंगू को फैलाने के लिए जो मॉस्किटो होता है उस मॉस्किटो का नाम होता है एडीज इजिप्टियाई। तो एडीज इजिप्टियाई जो मॉस्किटो होता है ये बाइट करता है, तो उसके बाइट करने के बाद में ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर लेता है, और बॉडी में एंटर करने के बाद में आपको डेंगू फीवर होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब डेंगू फीवर जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस किस्म का बुखार होता है जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हड्डियाँ जो होती हैं, बोन ब्रेक फीवर इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बल्कि ये जो फीवर है ये फीवर काफ़ी ज़बरदस्त होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और पेशेंट जो होता है उसको वोमिटिंग हो सकती है, उसको नौजिया हो सकता है, उसको मतली आ सकती है, और सिर दर्द हो सकता है, उसकी आँखों के पीछे दर्द होता है पेशेंट को। और ये जो पेशेंट है इस पेशेंट को टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, यानी बुखार तेज होता है। और जब ये जो पेशेंट है इस पेशेंट में डेंगू हो जाता है तो डेंगू दो तरह का हो सकता है। मतलब एक तो सिंपल डेंगू है जिसमें बुखार हुआ और बदन दर्द हुआ, उल्टियाँ भी आईं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होती उसके अंदर जो है। और दूसरा हेमरेजिक डेंगू होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है तो ये स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे कि काले चकत्ते जो होते हैं स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं। ब्लीडिंग नाक से हो सकती है, नाक से खून बहने लग सकता है। आपके एनस जो होती है उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब ब्लीडिंग जो है ये हेमरेजिक जो जॉन्डिस हो हेमरेजिक सॉरी ये डेंगू जो होता है उसकी वजह से होता है। और डेंगू जो होता है इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, फिर प्लेटलेट्स होती हैं।
तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये शरीर में रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार होती हैं, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ज़रूरी होती हैं। और जब डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काउंट कम हो जाता है, यानी नॉर्मल काउंट 5 लाख तक का होता है, वो काउंट गिर कर के 2 लाख या 1.5 लाख या 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो ऐसी सूरत के अंदर उसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी नहीं और उसको ब्लड लॉस होता चला जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट जो होता है उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में मेनली प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है उस व्यक्ति को, जिससे कि वो रिकवर कर सके इस डेंगू, हेमरेजिक डेंगू से। तो ये डेंगू जो होता है इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको शिक टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट किया जाता है और इसमें जो हाई फीवर होता है उसको ट्रीट करने के लिए आप जानते हैं कि पैरासीटामोल की जो टैबलेट्स होती हैं 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक आप उसको दे सकते हैं पेशेंट को। जो है उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, निर्जलीकरण नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो होते हैं वो उसको देते रहते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द डेंगू। तो डेंगू इस मौसम के अंदर काफ़ी फैलता है और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। अब अगली जो बीमारी है, तीसरी बीमारी जिसकी मैं बात करूँगा वो बीमारी है चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया जो है ये भी एडीज इजिप्टियाई जो मॉस्किटो होता है उसके द्वारा फैलती है। तो चिकनगुनिया के अंदर मतलब होस्ट फैक्टर जो है वो आप जानते हैं कि बोथ ऑफ दी सेक्सेस, मेल फीमेल सब में होता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, यंग में भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है इस बीमारी के लिए जो है। और जब चिकनगुनिया जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एक वायरल कंडीशन है और एडीज इजिप्टियाई के बाइट के बाद में पैदा होती है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पोली आर्थराइटिस होती है। और पोली आर्थराइटिस का मतलब है कि आपके जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों में दर्द होता है, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, चाहे आपके घुटनों का हो, चाहे आपकी कोहनी का हो, चाहे आपका रिस्ट जॉइंट हो, तो सब जगह पे पेन होता है। और इस बीमारी के अंदर क्योंकि ये जो आपके घुटने होते हैं, जो आपका नी जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर ज़्यादा पेन होता है और आप अपने पैर पूरे फैला नहीं सकते। इसलिए आप जब चलते हैं तब यू वॉक लाइक ए चिकन, तो एक चिकन की तरह आप चलते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है वो चिकनगुनिया रखा गया। और ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो आपको पेन किलर्स देने पड़ेंगे, उसको जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स जो हैं वो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप पेशेंट को देंगे। अब नेक्स्ट जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में स्वाइन फ्लू के बारे में बात करता हूँ। तो स्वाइन फ्लू जो है ये एक वायरस के द्वारा फैलती है और इसका दूसरा नाम जापानी एनकेफेलाइटिस भी बोलते हैं। और स्वाइन फ्लू जो होता है ये इन्फेक्शन मॉस्किटो के बाइट से होता है और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है उसके काटने से स्वाइन फ्लू पहले पिग्स में हो जाता है, यानी जो सूअर होते हैं, स्वाइन जिनको बोलते हैं, तो उन सूअरों में ये इन्फेक्शन हो जाता है। और सूअर जो होते हैं उनसे जब कोई दूसरा मॉस्किटो उसको काटता है और उसके ब्लड को ले लेता है और वो फिर किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो उसको इन्फेक्टेड कर देता है और ये स्वाइन फ्लू जो होता है उस आदमी को हो जाता है जो कि उस मॉस्किटो के द्वारा
काट लिया जाता है। तो ये जो स्वाइन फ्लू है इस को H1N1 जो आपका वायरस है उसको जिम्मेवार मानते हैं। और आपको पता है कि पहले भी स्वाइन फ्लू फैला, और स्वाइन फ्लू जो होता है बर्ड्स के अंदर भी फैल जाता है। और बर्ड्स में जैसे कि आपके पोल्ट्री जो होती है, चिकन्स, मुर्गे वगैरह जो होते हैं, बतखें होती हैं, उनके अंदर अगर ये वायरस चल जाता है तो वो भी उनकी भी डेथ होने लग जाती है। और जब उनकी डेथ होने लग जाती है तो दिस इज़ ए सिग्नल फॉर यू दैट स्वाइन फ्लू इज़ स्प्रेडिंग। तो ये जो बीमारी है इसको रोकने के लिए आप जानते हैं कि जो क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आपके सी हार्बर्स हैं, उन पे ये लोगों को पहचानना और वहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है इसके बाद में अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन में चल जाता है तो फिर मेनिंजाइटिस हो जाती है, और उसके बाद में पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है, और वो डेथ हो सकती है स्वाइन फ्लू के कारण। तो स्वाइन फ्लू जो है इसके प्रिवेंशन के लिए भी मास्क का इस्तेमाल करना रिकमेंड किया जाता है। और ये जो N95 मास्क जो होता है उसका इस्तेमाल करिए, तो आप इससे मतलब बच सकते हैं। उसके बाद में अगली जो बीमारी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो कोरोना है। और कोरोना के बारे में बहुत कुछ कहने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग कोरोना के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। आप में से कई लोगों को कोरोना हो भी चुका है, आपने इसको भुगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि हैंड सैनिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपने देश में इस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस नहीं हैं। अपन लकी हैं कि वैक्सीन अवेलेबल हुआ अपनी कंट्री में गवर्नमेंट के सहयोग से, और बहुत से करोड़ों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया गया। और ज़्यादातर लोगों ने जो थी फर्स्ट सेकंड डोज भी ले ली, और अब बूस्टर डोज जो है वो यंग लोगों को भी लग रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए की गई है। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है मैं उसकी बात करूँगा। तो ये जो सीज़न है, रेनी सीज़न जो है, इस सीज़न के अंदर जो बीमारी हैं वो है दस्त और उल्टी, डायरियल डिजीज़ेस या गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो ये एक बहुत कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं। और आप जानते हैं कि इस मौसम के अंदर जो होता है ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ओस बहुत ज़्यादा होती है। और इस ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उल्टी दस्त फैलाने वाले होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ख़ासतौर से ये जो बीमारी है दस्तों की, डायरिया, डायरिया एक खतरनाक स्थिति है जिसमें कि अगर कोई चपेट में आ जाता है तो उसको अगर समय पर सही चिकित्सा नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और डायरिया के लिए जो कॉमनली रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर जो है या आपके डायरिया के लिए अमीबा जिम्मेवार होता है, एंटमीबा स्टेरिलिटिका, जिससे अमीबाइसिस हो जाती है। या फिर आपके डायरिया के लिए वायरस जिम्मेवार होता है, जैसे रोटा वायरस जिसको बोलते हैं। तो रोटा वायरस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। और कई बार डायरिया का जो कारण होता है वो हैजा हो सकता है, तो जिसको विब्रियो कॉलेरा नाम का एक जो बैक्टीरिया है वो फैलाता है इस बीमारी को जो है। और जो
दस्तों के साथ में जब उल्टियाँ भी आने लग जाती हैं तो इसको आप कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। और गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है, एंटराइटिस में सिर्फ दस्त जाते हैं और गैस्ट्रोएंटराइटिस में उल्टियाँ भी होती हैं। अब ये जो एंटराइटिस है, ये एंटराइटिस कई तरह की हो सकती है, जैसे कि एक सिंपल डायरिया हो सकता है, दूसरा जो बीमारी होती है वो है बेसिलरी डिसेंट्री या शिगेलोसिस की जो बीमारी होती है। और शिगेलोसिस की जब बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तब उसके जो लेट्रिन है उस लेट्रिन में ज़्यादा मात्रा के अंदर फीकल मैटर नहीं होता, बल्कि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, यानी उसके लेट्रिन में ब्लड ज़्यादा है, फीकल मैटर नहीं है। जबकि कॉलेरा, हैजा जैसी बीमारी के अंदर आप जानते हैं कि राइस वाटर स्टूल होती है, पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस होता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को डायरिया हो जाता है तो सबसे पहला काम करना होता है कि उसके शरीर में जो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है निर्जलीकरण की, इस प्रक्रिया को रोकना, और इसके लिए आपको उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS जो है वो देना पड़ेगा। और ORS आप जैसा कि जानते हैं WHO की तरफ से बांटा जाता है और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, PHCs, आपके इन सब में अवेलेबल होता है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप केमिस्ट से ले सकते हैं, या कई बार जब डायरिया होता है छोटे बच्चों को, आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ORS अवेलेबल नहीं है आपको, तो आप खुद ORS बना सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो एक गिलास पानी लेंगे साफ जो है क्लीन, और उस पानी के अंदर एक चम्मच चीनी डालेंगे और पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर नमक उसमें डालेंगे, और फिर उस पानी को बच्चे को पिलाते रहेंगे, जिससे कि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन सेट नहीं हो। तो ये तो है उस बच्चे के लिए। और बाकी जहाँ तक सवाल है डायरिया अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है और बार बार दस्त हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में पेशेंट को किसी डॉक्टर को दिखलाना ज़रूरी है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। उसको इंट्रावीनस जो फ्लूइड्स हैं, ग्लूकोज सैलाइन जिसको GNS बोलते हैं, या रिंगर लैक्टेट, तो ये सब देना पड़ेगा उसको। एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ेंगे बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो डायरिया है इस रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, और रेनी सीज़न में ज़्यादा होने के कारण ख़ास तौर से जब आप किसी स्लम्स में जाते हैं, जो गंदी बस्तियां होती हैं, जहाँ पे जे कॉलोनीज होती हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होता है, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जहाँ के लोग जो है पर्सनल हाइजीन के मामले में भी बैकवर्ड होते हैं, हाथ भी साफ़ नहीं करते हैं, पानी जो होता है वो भी साफ़ पीने के लिए नहीं मिलता। और फिर ऐसे में जो बच्चों को आप दूध पिलाते हैं या आप बोतल से फीडिंग करते हैं किसी बच्चे को, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे बच्चों को डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह पे डायरिया के केसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको जो है। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो आपको उपाय करने हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सैनिटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता होनी चाहिए, वाटर सप्लाई जो होती है वो सेफ वाटर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आपको हाथ साफ़ करने की आदत होनी चाहिए, आप जो पीने के लिए पानी रखते हैं उस पानी को ढक्कन लगा करके रखेंगे, उसको गंदे हाथ अंदर पानी में डाल करके पानी को बाहर नहीं निकालेंगे। बर्तन जो होंगे उनको भी आप साफ़ रखेंगे, जिससे कि वो बीमारी को नहीं फैला सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरियल डिजीजेस। उसके बाद में नेक्स्ट जो बीमारी है इस मौसम में होने वाली वो है टाइफाइड फीवर।
और टाइफाइड फीवर आप जानते हैं कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक बीमारी है। और ये बीमारी जब किसी भी व्यक्ति को होती है तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स की उम्र 18 साल से कम होती है, यानी 18 साल से बड़े नहीं होते लोग बाग, ज़्यादातर उससे कम एज के होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं। और ये जो बुखार होता है टाइफाइड फीवर, जिसको कि हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं, तो ये मियादी बुखार जो होता है लंबे दिनों तक चलता रहता है। और ये बुखार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगातार पेशेंट को होता रहेगा। और इस दौरान उसकी जो है बुखार ख़त्म नहीं होता। बुखार शाम होते होते बढ़ जाता है, सवेरे कम हो जाता है। तो ये एक कॉमन पैटर्न होता है इस बुखार का जो है। और जब ये बुखार हो जाता है टाइफाइड फीवर, तो उस समय उसके अगर ब्लड सेल्स काउंट किए जाए, वाइट ब्लड सेल्स, तो उसको ल्यूकोपीनिया हो जाता है, यानी सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं ब्लड के अंदर वो कम हो जाते हैं उसको। और इसको जांचने के लिए टाइफाइड को, फीवर को, जो है इसका जो एजेंट है जिसके द्वारा ये टाइफाइड होता है वो है टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। या ये साल्मोनेला टाइफी जो होता है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। और ये जो टाइफाइड फीवर है, इसकी जांच करवाने के लिए डॉक्टर जो टेस्ट लिखते हैं उसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। और ये विडाल टेस्ट जब कराया जाता है तो इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट होता है वो आजकल नए नए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे ज़माने में क्लोरमफेनिकोल कैप्सूल जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए। एंड 250 मिलीग्राम टैबलेट 6 आवरली उस पेशेंट को दी जाती थी, जब तक कि उसका फीवर नहीं उतरे तब तक जो है। इसके सिवाय आज की डेट के अंदर जो है मतलब बहुत एंटीबायोटिक्स हैं जिनको यूज करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 500 मिलीग्राम। ये जो टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, ये उसको पेशेंट को दी जाती है बीडी, दिन में 2 बार दी जाती है उसको जो है। और इसी तरह से इरिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट्स हैं ये 250 मिलीग्राम क्यूआईडी उसको दी जाती हैं। आजकल एजिथ्रोमाइसिन है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब देखने में आया है कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर फैलने लग गया है और इसमें सब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो क्लोरफेनिकोल है, वो क्लोरमफेनिकोल अभी भी उस बुखार को ठीक कर देती है, वो इफ़ेक्टिव है। हाँ, ये बात अलग है कि क्लोरमफेनिकोल के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर से प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है स्वच्छता बनाए रखना, सैनिटेशन रखना, अपने नाखून काट करके रखना। और आप खाना जो है बाहर बाज़ार में नहीं खाएं, बल्कि अपने घर का बना ही भोजन करेंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो कैरियर के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति जिसको टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड से ठीक होने के बाद में भी वो 3 हफ्ते, 1 महीना, यहाँ तक कि 6 महीने तक वो अपने मल में टाइफाइड की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको निकालता रहता है। और वो अपने हाथों से जब अपने आप को साफ करता है तो उसके हाथ जो होते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं। और वो आदमी जब किसी चीज़ को टच करता है तो उस खाने पीने की चीज़ों में ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। टाइफाइड फीवर और
ख़ास तौर से ये जो डायरियल डिजीज़ेज़ हैं, इनको फैलाने में जिस वेक्टर का सबसे बड़ा रोल है, वो है आपकी हाउस फ्लाई, यानी मस्का डोमेस्टिका, जिसको घरेलू मक्खी बोलते हैं। और मक्खियाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अ, मलमूत्र पे बैठती हैं, ये जो पस होता है उसके ऊपर बैठती हैं, कोई घाव होता है घाव के ऊपर बैठती हैं, और फिर वहाँ से ये जो बैक्टीरिया, वायरस और जो आपके अमीबिक सिस्ट, ये सब अपने साथ में लगा लेती हैं और फिर आपके भोजन पर बैठती हैं। और जब आपके भोजन पर ये मक्खियाँ बैठती हैं तो आपके भोजन को प्रदूषित कर देती हैं, और ये प्रदूषित भोजन करने के बाद में आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो आपको मक्खियों से भी बचने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा, वो 8वीं बीमारी है। वो है इस सीजन में होने वाले त्वचा रोग, स्किन इन्फेक्शंस। तो इन स्किन इन्फेक्शंस के अंदर मोस्टली फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं इस पीरियड के अंदर, क्योंकि नमी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और फंगस जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं शरीर के अंदर। और ये फंगस जो होती हैं उनकी वजह से एक जो बीमारी होती है वो होती है टीनिया क्रूरिस। और टीनिया क्रूरिस जब बीमारी होती है तब आपकी जो जांघें होती हैं, उन जांघों के अंदर चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड कलर के जो होते हैं ग्रोइन के अंदर, और उसमें ईचिंग होती है, खुजली आती है उसके अंदर जो है। तो ये इन्फेक्शन टीनिया क्रूरिस कहलाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन जब बॉडी पे हो जाता है तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, और जब सर में पे हो जाता है तो आप इसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। यानी ये कई तरह की फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। इसके सिवाय ये जो सीजन है, इस सीजन में आपको पता है कि दांत जो होते हैं, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन होता है। तो ये कॉमन स्किन इन्फेक्शन है जो इस मौसम में हो जाता है, रिंग वर्म जिसको दांत बोलते हैं आप जो है। और इसके सिवाय ये जो सीज़न है, इस सीज़न में फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। तो कैंडिडाइटिस जो होती है वो हो जाती है, जिसमें कि सफ़ेद रंग का जो डिस्चार्ज होता है वो वेजाइना से हो सकता है, या ये जो मेल्स के अंदर इस दौरान जब ये सीज़न होता है फंगल इन्फेक्शंस होने का, तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बेलेनाइटिस। और बेलेनाइटिस के अंदर जो ग्लांस पेनिस है, यानी आपके जो सुपारी होती है लिंग की, उसके जो चारों तरफ का नीचे का जो हिस्सा है जिसको कोरोना बोलते हैं, इसके ऊपर अल्सरेशन हो सकता है, घाव हो सकते हैं, या रेड कलर हो सकता है इसका जो है, तो जिसको बेलेनाइटिस बोलते हैं। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो मेल्स में हो जाता है, और ख़ास तौर से उन मेल्स में हो जाता है जो अपनी इस पेनिस की जो स्किन होती है उसको पीछे की तरफ नहीं करते, हटाते नहीं हैं। तो उसमें काफ़ी मात्रा के अंदर स्मैग्मा जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, या फिर उसमें हाइजीन पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये बात रही त्वचा रोग की। उसके बाद में इस मौसम के दौरान जो सबसे अलग प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायबिटिक्स को हो सकती हैं। तो अपनी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपका शुगर जो लेवल है, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल करके ही रखिए। अगर वो असामान्य रूप से बढ़ गया तो फिर आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 10वीं जो कंडीशन है वो आप जानते हैं कि हार्ट डिजीज़ेज़ है, और हार्ट डिजीज़ेज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये मौसम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उमस भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको घबराहट हो सकती है, उनको बेचैनी हो सकती है, उनको
इस मौसम के अंदर इस गर्मी की वजह से हार्ट अटैक तक प्रेसिपिटेट हो सकता है, मतलब जो है। तो ये एक उनके साथ में रिस्क है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो होती हैं उनको उतना ही करना चाहिए जितना वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इस मौसम में ध्यान रखेंगे और इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे, तो आप सुरक्षित इस काल से निकल जाएंगे। और आपको ये मानना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में सिर्फ आपको खुद को ही नहीं जानना है, बल्कि उन लोगों को भी बताना है जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक आप लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव टॉक रही, जिससे कि आपको वो नॉलेज मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ, और फिर मिलूँगा मैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, जिसमें इसी तरह की बातें आपके साथ में मैं करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।